हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट जून 2025 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं और आज है पार्ट 5 और इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। अब ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो यूनिट्स या दो सब्जेक्ट, एक है पब्लिक फाइनेंस और दूसरा है इन्वायरमेंटल एंड डेमोग्राफी। और यहाँ से टोटल हमें 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इन 11 क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट, यूजीसी नेट से रिलेटेड या पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी बैच से अगर इंक्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज अभी चल रहे हैं ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस में जो 5 क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। अब यहाँ से ना पब्लिक फाइनेंस से कुछ क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब देखो, ये अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज हैं और टैक्स रिफॉर्म कमिटीज हैं ये। और अगर आप जो हमारे एग्जाम था अभी जून से पहले, अगर आप सेशंस देखते तो हमने 10 टॉपिक कराए थे, तो उसमें से एक ये क्रोनोलॉजी था, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। अब एक बार उसको भी पीडीएफ भी वो देख लीजिएगा। चलिए, तो राजा जी चिलिहा कमेटी, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा इनकी डेट्स, ठीक है। टैक्सेशन से रिलेटेड डेट याद रख लीजिए 1991। उसके बाद टी आर रस्तोगी कमेटी ऑन सर्विस टैक्स रिफॉर्म्स, डेट याद रखिए 2003। नेक्स्ट, विजय केलकर कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, इसकी डेट है 2002। नेक्स्ट, पार्थ सारथी शोम कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसका जो डेट है वो है 2012, याद रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। के एल रेखी कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये भी पहले पूछ चुका है 1993। चलिए, क्रोनोलॉजी अगर हम सेट करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा 1991 ए, ठीक है। तो जहां जहां ए है हमारे पास सिर्फ एक में ही ए है। अगर आपको यही पता है, सिर्फ एक या दो ऑप्शन आपके मैच कर गए या दो आपको अच्छे से आते हैं तो आपका सीक्वेंस पूरा बन जाएगा। तो अब हमारा सीक्वेंस एकदम बन गया है, ठीक है, ए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ई, और नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजी में दैट इज सी, और फिर है 2003 दैट इज बी, और लास्ट में हमारे पास 2012 दैट इज डी। सो एईसी बी डी, एईसी बी डी, ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जितने भी हैं ये ज्यादातर चांसेस इसमें ये रहता है कि आंसर हमारा करेक्ट हो, ठीक है। इस टाइप की लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए नेक्स्ट, अगेन मैच 1 एंड मैच 2, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 99% स्टूडेंट का ये बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि ये 15th फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में भी। पहले 14 फाइनेंस का पूछता था, 15 का। नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से चांसेस है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना है इसको। हमने अपने सेशन में भी एक एक टॉपिक बिल्कुल डिस्कस किए हैं। चलिए, इनकम डिस्टेंस 15th के अकॉर्डिंग और 14th के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम शेयर है, बस एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 45 मैक्सिमम शेयर है। तो ये वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं गैस से ही हो जाएंगे। तो हमें जितना भी क्वेश्चन पेपर है ना, अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है, ये आना चाहिए बस, ठीक। तो ये वाला अटेम्प्ट से मेरा जो जेआरएफ है या फिर नेट क्वालिफाइड हुआ है 2 बार, एक बार जेआरएफ, तो वो इसी ये वाले जो वेटेज है इनका वेटेज ज्यादा था उसमें, लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले में। ये वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट है। हमेशा ये क्वेश्चंस में 99% चांस ये रहता है कि सही होगा। इवन कि वो क्वेश्चन अगर मुझे कंप्लीट नहीं भी आता तब भी उम्मीद ये रहती है कि इसमें से सही होंगे, ठीक है। अगर एक या दो आगे तब भी आपकी जो क्वेश्चंस है वो सही होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। चलिए, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया, तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो ये दो में से आंसर निकल सकता है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन और एरिया, इन दोनों का ही 15% है, ठीक है, इन दोनों का ही 15% है, से दैट इज 1। तो हमारे पास एक ही आंसर आ गया, ये दैट इज 3। और उसके बाद डेमोग्राफी, दैट इज डेमोग्राफी पर 12.2, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी लास्ट में बचा हमारे पास 10%, ठीक है। अब हमारे पास साथ साथ जानना ये भी जरूरी है, इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड, ये जानना जरूरी है। 14 फाइनेंस कमीशन नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, ज्यादातर चांसेस क्या है यहाँ से, ठीक है। कंपैरिजन भी पूछ सकता है 14th और 15th का। चलिए, 15th में ज्यादा फोकस करना है आपको। तो इसमें देखो, इनकम 2011 दैट इज पॉपुलेशन 2011 का लिया है, और 14th में पॉपुलेशन 1971 का लिया था, ठीक है, एज अ बेस। सो इनकम डिस्टेंस पहले 50 था, अब 45 है। पॉपुलेशन 2011 का है अभी 15%, और एरिया भी 15% है, इसलिए सिर्फ एक ही चीज पूछा है। फॉरेस्ट कवर की जगह अब हो गया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, हाँ जी, कितना 10। उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, और टैक्स एफर्ट सबसे कम है, ठीक है, कितना 2.5, टोटल हो गया 100। बस ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लॉजिकल पूछ लिया इस बार। लॉजिकल, अगर आपने थ्योरी वैगनर्स की थ्योरी आराम से पढ़ी है, देखो, एक वैगनर्स थ्योरी है, एक पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस है, ये पब्लिक फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। और फिर कॉलिन क्लार्क की थ्योरी होगी, ठीक है। इन थ्योरीज में से ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार।
वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी में कह रहा है कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। पहले तो एग्जाम में ये भी देख लेना कि नॉट पूछ रहा है या फिर ट्रू पूछ रहा है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन से करेक्ट नहीं है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं कि इसकी थ्योरी कहती क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं वैगनर्स, और 1880s के टाइम में इनकी इंपेरिकल थ्योरी है जर्मनी की। जर्मन इंपेरिकल थ्योरी होता है जो वेरीफाइड स्टडी हो किसी एक प्लेस की और टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये टाइम 1880s की टाइम ड्यूरेशन की एक्चुअल थ्योरी है। उनका मेन जो कंसर्न था वो ये रहता था, इंडस्ट्रियलाइज जो इकोनॉमी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी तो वहां का जो पब्लिक सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह, वो भी इंक्रीज करेगा। बस यही है इसकी उनकी थ्योरी है। कहते हैं जैसे ही इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी ग्रो करेगी उसके प्रोपोर्शनेटली पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करेगा, ठीक है। सो यही चीज आपको जब हम लोग वैगनर्स हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यही स्टार्टिंग में ही मिल जाती है ये चीज। चलिए कंक्लूजन कहाँ इसका होता है, दैट इज एज पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट इंक्रीज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज ग्रो करती हैं प्रोपोर्शनल टू टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी पब्लिक सेक्टर ग्रोथ भी उतना ही बड़ा प्रोपोर्शनेट, ठीक। अब आते हैं ऑप्शंस पे। नंबर 1, वैगनर्स लॉ इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। आपने दो नोशन किए होंगे, एक पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नोशन क्या होता है या फिर पॉजिटिव हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करते हैं विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड रहे और जो बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात करें। एंड फैक्ट में भी रॉन्ग और राइट दोनों हो सकते हैं। जैसे एक फैक्ट ये है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड वुड गोज डाउन, तो ये नॉर्मेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता, ये रॉन्ग भी हो सकता है, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है गिवन गुड्स में, ठीक। तो यही है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही है या फिर पॉजिटिव थ्योरी है। नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी या फिर क्या होना चाहिए वो उस पर बात नहीं करता, ये इंपेरिकल थ्योरी है, इंपेरिकल थ्योरी है दैट इज पॉजिटिव थ्योरी है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें ए है उसको हटा देना है क्योंकि ए तो सही है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस ग्रो एज प्रपोर्शन टू टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट। अभी हमने डिस्कस किया था वहां पे, ये वैगनर की थ्योरी क्या कहती है, जैसे ही पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर्स भी ग्रो करेगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन में पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करेगा। आई होप कि अब बात समझ आ रही होगी, बस यही तो थ्योरी कह रही थी, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी बढ़ेगी पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा, ठीक। तो ये भी सही है बी, तो जिसमें बी है उसको भी हटा दीजिए क्योंकि बी बी और बी यहाँ नहीं होना चाहिए ये आंसर्स, क्योंकि बी तो सही है, ठीक है, इसमें नॉट पूछा हुआ है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही कह रहा है इंक्रीज इन पब्लिक जो सेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है या फिर पब्लिक सेक्टर है वो कॉन्टिन्यूअस ग्रो करेगा एज रिलेटेड विद या फिर अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो वो भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट प्रोपोर्शन, यहाँ पे दैट इज पब्लिक सेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, सही कह रहा है, कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी तो हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर है वो भी बढ़ता रहेगा। तो स्टेटमेंट सही है, ये भी सी भी सही है। नेक्स्ट, डी क्या कह रहा है, द लॉ अकाउंट्स दैट इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो वैगनर्स लॉ वॉर की बात नहीं करता, वॉर से ना शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होते हैं, उससे उसकी बात नहीं करता, ये तो लॉन्ग टर्म की बात करता है कि इकोनॉमी क्या है, पब्लिक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनेट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ, तो ये वॉर की बात बिल्कुल नहीं करता। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स टेंड टू ग्रो इन अ स्टेप वाइज मैनर। आपने ये थ्योरी पहले भी करी होगी, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि स्टेप वाइज करेगा या फिर स्टेप वाइज ऐसे या फिर स्मूथ मैनर में करेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको स्मूथ मैनर में बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेप वाइज नहीं। नेक्स्ट, तो डी और ई हमारे पास गलत हो गए, फोर्थ दैट इज डी और ई, ठीक है, बाकी ऑप्शंस सही हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अडोल्फ वैगनर्स, ये हमारे जो नोट्स हैं अपने ऑनलाइन बैचेस के उसका फ्रंट पेज ही है, वहीं से अगर इतना भी रीड आउट अच्छे से किया होगा स्टूडेंट्स ने तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जहाँ आपको अपनी जो एक आइडियाज कह लो या फिर गैस कह लो वो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं बनेगा हर बार जो आपने याद किया है, बट हाँ रिलेटेड पूछ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यूज ऑन पब्लिक डेब्ट। हाँ जी,
पब्लिक डेप्ट के रिगार्डिंग क्लासिकल तो पब्लिक डेप्ट को बिल्कुल नेगेटिव सेंस में मानते थे। वो बोलते थे पब्लिक डेप्ट हो जाए मतलब कि इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है पब्लिक डेप्ट। क्यों, एक बार थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कहते थे कि जैसे ही पब्लिक डेप्ट बढ़ेगा, पब्लिक डेप्ट बढ़ने से क्या होगा, दैट मीन्स बोरोइंग बढ़ेगी, और बोरोइंग्स जब भी बढ़ गई है तो बोरोइंग बढ़ेगी तो हमारे पास जब जो पैसा है, मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई तो इकोनॉमी में बढ़ेगा। बट हाँ, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बोरोइंग से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इंक्रीज होने से अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हम इसी को बोलते हैं। तो क्राउडिंग मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो बाहर हो गए, ठीक है, ड्यू टू पब्लिक डेप्ट। तो क्लासिकल इसको बिल्कुल इसकी निंदा करता है। क्लासिकल बोलते हैं कि हमें पब्लिक डेप्ट चाहिए ही नहीं। इवन कि वो बोलते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट चाहिए नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं लाइफ में। जैसे है ना आजकल मॉडर्न लाइफ में रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं, तो वैसे ही क्लासिकल क्या बोलते थे, गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, है ना। चलिए, सो पब्लिक डेप्ट फाइनेंसिंग रिक्वायर्स फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशंस। ठीक है, हेंस अ डबल बर्डन ऑफ टैक्स। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है ये देखो, क्लासिकल कहते हैं कि ये डबल बर्डन है। डबल बर्डन कहने का मतलब है आपको एक तो इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ रहा है एक, और नंबर टू अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे भी। तो दोनों अमाउंट आपको देना पड़ गया, एक तो जो मूलधन है आपका और एक ब्याज है, ठीक है, दोनों भी, तो ये डबल बर्डन है। नेक्स्ट, पब्लिक डेट फाइनेंसिंग सपोर्ट कंपनसेटरी बजट पॉलिसी एज अ टूल ऑफ स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी, ये क्या कहता है, ये केंज भाई साहब कहते हैं ये चीज। कहते हैं कि जैसे कंपनसेटरी बजट पॉलिसी तब चाहिए। देखो ये कहते हैं कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो रहा है तो क्या करो, बोरोइंग ज्यादा कर लो। ठीक है, बोरोइंग ज्यादा करेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। पब्लिक डेट जरूरी है। केंज कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। बट हाँ, क्लासिकल क्या कहते हैं, हमें रिश्तेदार चाहिए ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, केंज का व्यू है ये, बल्कि क्लासिकल को गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं इंटरवेंशन कोई। नेक्स्ट, पब्लिक डेट क्रिएट्स बैरन प्रोडक्शंस। अब ये बाकी स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम में भी। क्लासिकल मानते हैं कि जो पब्लिक डेट है ये बैरन प्रोडक्शंस है, मतलब हम लोग बेफिजूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बट ये बर्डन क्रिएट कर रहा है फ्यूचर जनरेशन पे, और बात सही भी है। ठीक, नेक्स्ट, पब्लिक डेट डिस्ट्रॉयज कैपिटल्स। अब देखो कैपिटल क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही डाउन है, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, तो कैपिटल का जनरेशन कहां से होगा, विच अदरवाइज कुड यूज प्रोडक्टिवली। ठीक, जो इन्वेस्टमेंट हो सकता था, प्रोडक्टिव हो सकता था, लेकिन उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया कैपिटल को। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्लासिकल का बिल्कुल सही है। जो सेकंड वन है वो रॉन्ग है। ठीक, चलिए, तो केंज का कॉन्सेप्ट और क्लासिकल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, दोनों का ही कॉन्सेप्ट देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आउट हो जाएगा, ट्रांसफरिंग बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन बर्डन आ जाएगा, एनकरेजिंग अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी क्लासिकल के हिसाब से। ठीक, तो आपको क्या है, ये पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा एप्लीकेशन में। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, बेस्ट वे। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें से देखो, अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन। हाँ जी, कितनी बार बोला है मैंने कि जब भी वो जो सेशन मैंने 10 टॉपिक किए थे एग्जाम से पहले कि ये चीज कर लो, अंडरस्टैंड बिल्कुल मत करना। एक एक क्वेश्चन की वेटेज तब आती है जब हमारा जेआरएफ 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है ना। तो यहाँ देखो, फर्स्ट 5 और लास्ट के 5 भी कर लोगे बात बन जाएगी, या फर्स्ट 4 और लास्ट के 4 भी कर लोगे 16 फाइनेंस कमीशन में से, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, मतलब 16 में से 8 फाइनेंस कमीशन के हेड के नाम कर लो, तब भी आपकी जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, नेक्स्ट टाइम यही करना। देखो, ए एम खुशरो, अब याद रखना कौन सा किस नंबर का है। खैर, ए एम खुशरो दैट इज, जब हम नंबर की बात करें तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4 ये तो आपको आना ही चाहिए। बट मिड में देखो 11th नंबर सी रंगाराजन, है ना, ये ज्यादा टाइम तो नहीं है, दैट इज 12th फाइनेंस कमीशन। और सालवे, ठीक है, सालवे 9th फाइनेंस कमीशन। और ब्रह्मानंदा रेड्डी दैट इज और 6th, ये सबसे पुराने हैं, 6th फाइनेंस कमीशन। और केसी पंत 10th फाइनेंस कमीशन। हाँ जी, याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम भी, सबसे पुराना इसमें से नाम यही है, डी ब्रह्मानंदा रेड्डी, तो सबसे क्रोनोलॉजिकल में डी आएगा। हाँ जी, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, बस पहले ही एलिमिनेट हो गए सब ऑप्शन, है ना, बचा हमारे पास डी। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आया, 6 के बाद 9th के बाद सी, देन सी के बाद ई, उसके बाद हो गया ए, और उसके बाद हो गया बी रंगाराजन।
ठीक है, DCE फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। मेन यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कुछ चीज को सीखना, ठीक है। तो ये चीज तो आप फाइनेंस कमीशन की हेड ये तो कर लोगे, साथ साथ वो भी करना कि जिसमें 16 फाइनेंस कमीशन एक साथ आ जाए। चलिए दूसरी बार इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से देखो 6 क्वेश्चन जो आए थे इस बार, बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन, ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। हाँ जी, इन चारों में से कहीं भी पॉपुलेशन की थ्योरी किसी ने दी है? हाँ जी, मेन नाम पॉपुलेशन की थ्योरी में किसका आता है? माल्थस, जो कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए ज्योमेट्रिक रेशियो से, ज्योमेट्रिक मीन से, और आपका जो फूड सप्लाई है वो बढ़ता है अर्थमेटिक मीन से, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक रेशियो से। हाँ जी, आपको नाम मिल गया एक फोर्थ। हाँ जी, फर्स्ट का मिल गया फोर्थ, कहीं है फर्स्ट का फोर्थ? नहीं है, तो 3 तो एलिमिनेट हो गए, है ना, एलिमिनेट हो गए, तो फर्स्ट में हमें मिल गया 4। दूसरा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, दैट इज वेरन थॉम्सन की थ्योरी है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ डेमोग्राफी, यहाँ यूजीसी से मिस्टेक हो गई, इसलिए इस क्वेश्चन को यूजीसी ने सीधा ड्रॉप कर दिया है ना, तो एक एक नंबर सबको फायदा हो गया इसमें, ठीक, और मैक्सिमम बच्चों का ये सही भी होगा वैसे। फादर ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है, फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रॉन्ट, ठीक, ये हो गया सेकंड। और द टर्म्स थर्ड वर्ड, ठीक है, गिवन बाय एल्फ्रेड सोवी, तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस जो बनता 4 2, दैट इज 4 3 2 और 1 बनता, बट हाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आगे पीछे हो गया है ना, इसलिए यूजीसी ने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, बट करेक्ट सीक्वेंस ये वाला है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। हाँ जी, एक बात याद रखिएगा, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी आपने अगर चेक करनी है तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जो वेलफेयर का है, पैरेटो एफिशिएंसी, है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये सारे कॉन्सेप्ट, पैरेटो एफिशिएंसी से रिलेटेड। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि अलोकेशन इज पैरेटो एफिशिएंट। समझ लेते हैं कि पैरेटो एफिशिएंट है क्या। देखो, पैरेटो एफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जितने भी इकोनॉमिक कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे यूज किए गए हैं जहां से एफिशिएंट अलोकेशन है रिसोर्सेज का, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एफिशिएंट अलोकेशन है जहां पे अब उसके बाद एक जहां पे पैरेटो एफिशिएंट एक ऐसा पॉइंट है, अब एक तराजू होता है ना, ये बैलेंस कर रहा है दोनों साइड में, ठीक है, तराजू, अब इसमें एक ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है, ठीक, जितने भी ए साइड है उतना ही बी साइड है, कहने का मतलब है कि जितने एफिशिएंट अलोकेशंस है, अब इसमें से अगर कोई चेंज करोगे, ठीक है, अगर आप ए में से बी में शिफ्ट करोगे कुछ, तो क्या होगा, बी हैवी हो जाएगा और ए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि यहां से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसमें से एक का फायदा और एक का नुकसान, ठीक है, होगा ही होगा, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिसमें से एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये कहता है ऑल allocation is Pareto efficient if no one can be made better off without making someone else worse off। कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है ये करना, ठीक है, मतलब किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ, ठीक है, विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। कह रहा है कि अगर आपको किसी को इंक्रीज करना है, ठीक है, या फिर किसी को बेटर ऑफ करना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरा वर्स ऑफ नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन तो होगी होगी कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ठीक। तो अगर वो पॉइंट हमारा पैरेटो एफिशिएंट ऐसा पॉइंट है जहां पे इकोनॉमी हम लोग एफिशिएंटली या फिर एफिशिएंट अलोकेशन है रिसोर्सेज का, तो पहला पॉइंट तो यही आ गया कि पैरेटो एफिशिएंसी, कई बार इसकी मीनिंग भी पूछ चुका है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही है, पैरेटो ऑप्टिमिलिटी का है, दैट इज पैरेटो एफिशिएंसी का। नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है, एफिशिएंसी इंश्योर्स a fair and equitable distribution of resources among all individuals। अभी हमने डिस्कस किया जो फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब नहीं होता, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको बराबर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, फेयर, ये एफिशिएंसी उसकी बात नहीं करता, एफिशिएंसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता, ठीक। तो एक बात ये भी ध्यान रहे, ना तो ये हम लोग यहाँ पे वेलफेयर इसमें आपका मैक्सिमाइज एक ऐसी चीज है जहां पे सोशल आपका सोसाइटी का वेलफेयर बिल्कुल ही मैक्सिमाइज हो जाए, और या फिर फेयर इक्विटेबल, इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को ये नहीं शो करता, ठीक है, मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जहां पे एफिशिएंट है बस, ठीक। नेक्स्ट, मार्केट अलोकेशंस आर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, मार्केट अलोकेशंस आर एफिशिएंट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मार्केट फेलियर सच एज एक्सटर्नैलिटीज। अब देखो एक्सटर्नैलिटीज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, उससे मार्केट फेल होगा ही होगा,
याद रखिएगा, जब भी मार्केट फेल होगा तो इनएफिशिएंसीज आएंगी, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मार्केट एलोकेशन आर एफिशिएंट ओनली इन द एब्सेंस, जब एब्सेंस होगा मार्केट फेलियर, और दैट इज एक्सटर्नलिटीज वगैरह, ठीक है। और एक्सटर्नलिटीज से भी, एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन से भी, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, इन सबसे ही मार्केट फेल होता है और मार्केट फेल से इनएफिशिएंसी आती है। चलिए नेक्स्ट, डी ऑप्शन तो ये भी हमारे पास सही है, डी है एफिशिएंसी इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट कंसर्न्स विद व्हाट शुड बी डन बेस्ड ऑन सोसाइटल वैल्यूज। अब देखो एफिशिएंसी जो है ना, अगेन एफिशिएंसी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग एक विचारधारा पे ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, बल्कि ये किसी के विचारधारा पे या आइडियोलॉजीज पे डिपेंड नहीं है। नॉर्मेटिव होता है कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट वुड बी, क्या होना, व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए था। तो ये उस पर काम नहीं करता, ये काम करता है व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ठीक। एफिशिएंसी इज अ पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स दैट इज यार नॉर्मेटिव टर्म्स नहीं है, ठीक है। डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, सो दैट इज एफिशिएंसी नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट कह रहा है, हाँ ये गलत हो गया, डी गलत है, इट इज पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज दैट इंटरलाइज एक्सटर्नलिटीज कैन इंप्रूव एफिशिएंसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। देखो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी हम तभी ला सकते हैं जब हम जो एक्सटर्नलिटीज को इंटरनलाइज करें। एक्सटर्नलिटीज को इंटरनलाइज करने का मतलब ये है, पहले भी हमने डिस्कस किया था इसी एग्जाम पेपर में, ये इंटरनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग वो जो कॉस्ट है उनको कवर कर लेते हैं, जैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज कर दिए, तो वो इंटरनलाइज हो गया है ना, वो कवर हो गया, वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज दैट इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटीज कैन इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है उससे, है ना। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब हमारे पास ए, सी और ई, दैट इज ए, सी और ए, सी, ई, हमारे पास ये सही है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये सही है। बाकी एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वन बाय वन थोड़ा सा डीप स्टडीज की कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहां से बना है कोस्ट थ्योरम से। कोस्ट थ्योरम्स हो गया, हेडोनिक प्राइस थ्योरी हो गया, यहाँ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो कोस्ट थ्योरम से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स। पहली बात तो कोस्ट थ्योरम की जबरदस्त एक अजम्पशन है ये, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स। वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इन्वायरमेंट एफिशिएंट नहीं हो रहा, तो क्या करो, ये दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो रिले और ऑली आपने अपनी कहानी में वैसे डिफरेंट बुक्स में एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो अगर दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, इसमें क्या करो, प्रॉपर्टी राइट डिसाइड करो, ये ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है, ठीक। अब यहाँ पे अगेन ये एक ऐसी अजम्पशन है इसकी कोस्ट थ्योरम की, जहां पे ये कहते हैं कि हमें रिश्तेदार चाहिए ही नहीं, दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, जितना भी हम लोग निगोशिएट करेंगे ये आपस में निगोशिएट कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, जो भी आउटकम निकालना है ये दो आपस में निगोशिएट कर लेंगे, ठीक है, मतलब तोल मोल कर लेंगे। अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ या फिर ऑप्शंस में। नंबर वन, द पोल्यूटर्स पे द विक्टिम्स टू कंटिन्यू पोल्यूटिंग। व्हाट इट मींस, सपोज करो कि ए ने एक इंडस्ट्री लगाई और ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, स्मोक क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो स्मोक क्रिएट करेगी तो ये बी को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, ये स्मोक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो पोल्यूटर है ए है, ये इसको पे करेगा, ठीक है, बी को पे करेगा, राइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो और पे कितना करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये निगोशिएट करेंगे आपस में, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द विक्टिम पेज द पोल्यूटर टू रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या विक्टिम्स भी पे करेगा पोल्यूटर को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोस्ट थ्योरम्स बिल्कुल, ये दोनों निगोशिएट करेंगे। देखो अगर ए कंपनी के पास लाइसेंस है, ठीक है, अगर ए कंपनी का लाइसेंस है उस चीज को प्रोड्यूस करने का, उस चीज के बाद राइट हो गया, ठीक है, लीगल राइट, तो अब बी उसको मना नहीं कर सकता कि ये प्रोड्यूस मत करो, चाहे वो स्मोक क्रिएट कर भी रहा है तो भी उसको मना नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास राइट है। तो बी क्या कर सकता है, अब इसको पे कर सकता है, बी क्या कर सकता है, ए को पे कर सकता है कि भाई आप थोड़ा पैसा ले लो, लेकिन धुएं का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम कर दो, ठीक। तो दोनों ही तरफ से पैसा चलेगा, ठीक है, ए बी को भी दिया, कंपनसेट किया, और बी ने भी इसको दिया नेगोशिएशन में कि आप थोड़ा सा जो पोल्यूशन लेवल है कम कर दीजिए, है ना। तो ए और बी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट सेट पोल्यूशन टैक्सेस टू इंश्योर एफिशिएंसी। हाँ जी, अब भी हमने बताया रिश्तेदार चाहिए ही नहीं, है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डी ऑप्शन में देखो, मार्केट आउटकम्स कैन अचीव एफिशिएंसी इवन इफ एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट।
अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट हो रही है। देखो एक को पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है, एक को नेगेटिव मिल रही है, एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरे के लिए तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो, ठीक है, ये धुआं क्रिएट कर रहा है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आउटकम एफिशिएंसी निकल सकते हैं, वो इसी केस में है सिर्फ कोच थ्योरम में, बाकी एफिशिएंसी पेरेटो एफिशिएंसी में ये नहीं है। पेरेटो एफिशिएंसी कंडीशन में अगर एक्सटर्नैलिटी होगी तो मार्केट फेल हो जाएगा और इनएफिशिएंसी आ जाएंगी, बट सिर्फ कोच थ्योरम में ही है ये। मार्केट आउटकम्स कैन अचीव एफिशिएंसी इवन इफ एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट, ठीक है। अब क्या है एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट, एक पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, दूसरे ने नेगोशिएशन कर दिया कि आप थोड़ा सा पैसा ले लो, इसको कम कर दो, ठीक है, तो भी एफिशिएंसी मार्केट में आ सकती है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द पोल्यूटर्स एंड विक्टिम्स ऑलवेज हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर्स। क्या ए और बी के पास दोनों के इक्वल पावर है बार्गेनिंग? बिल्कुल नहीं है। जिसके पास राइट्स होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर, हाँ जी, ज्यादा होगी या कम? राइट, उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी जिसके पास राइट्स होंगे उस चीज को उस चीज को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो राइट हम उसके पास ज्यादा होंगे तो बार्गेनिंग पावर क्यों ज्यादा होगी? तो किसी पास कम, किसी को ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो सकती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो ए बी डी, ए बी और डी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगेन स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें जितने भी नॉन दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी दिया हुआ है, एक्चुअली क्या है, कोल का कंजप्शन सबसे ज्यादा है 46 अप्रोक्स 46%, बट इसमें जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है ज्यादातर, चलिए और कब का पूछा हुआ है, नवंबर 24 एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको समझ जाना चाहिए सोलर एनर्जी का इन सब में से ज्यादा शेयर ज्यादा है, शेयर सोलर एनर्जी का इन सब में ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा 20.6 हो गया सेकंड। तो फर्स्ट में देखो यूजीसी भी स्मार्ट है यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑप्शन में ही सेकंड फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 3 रह गए। हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर और विंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हाइड्रो का है, देखो ये भी बिल्कुल क्लोज है, हाइड्रो का है 1.8, ठीक है, न्यूक्लियर दैट इज हाइड्रो का है 1.3, सॉरी दैट इज 10.3, ठीक है, ये हो गया थर्ड 10.3। चलिए इसको दोबारा मैच कर लेते हैं। सोलर का हो गया 20.6, हाइड्रो का हो गया 10.3 और न्यूक्लियर का सबसे कम है ये, दैट इज 1.8 और विंड एनर्जी का 10.5, ठीक है। तो हमारे पास मैच करके ऑप्शन है सेकंड, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 1, है ना, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना, अब ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट एग्जाम में ये ना पूछ ले, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में ये एज इट इज दिया हुआ था चार्ट, इसमें कुछ फिगर्स बिल्कुल ब्लर आ रहा है, तो इसका डाटा जो है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया स्टोर 46.8% है, इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी याद रखना, ठीक है। ये डाटा कोल का देखो इसमें ना लार्जेस्ट शेयर है, दैट इज कोल, जो एक नॉन रिन्यूएबल कह लो आप, 46, ठीक है, टोटल में, और 20.6 सोलर, विंड का 10.5, हाइड्रो 10.3, गैस भी है इसमें 5.4, ठीक है। अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 3.5 जैसे न्यूक्लियर 1.8, लिग्नाइट 1.4 एंड 0.1 डीजल। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिफ्थ में देखिए, अगेन क्या पूछा हुआ है, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस पूछे हुए हैं। एक बार जो सेशन हमने 10 किए थे ना, वो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, देखो वहां से हमने ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सभी डिस्कस किए थे, ठीक। तो जिसने भी वो अच्छे से डिस्कस किए होंगे, हमने जून मई के महीने में वो सारे सेशन लिए थे यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से भी आपको ये सारे के सारे टॉपिक एज इट इज मिल जाएंगे। चलिए डेट हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल्स ये 1997 वाला है, ठीक है, और मिनामाता कन्वेंशंस 2013 वाला है, और नेक्स्ट स्टॉकहोम कन्वेंशंस 2001, और यूएन रेड, ठीक है, यूएन रेड डेट है 2008। नेक्स्ट आ गया रियो डी समिट, ये हो गया अर्थ समिट 1992 ब्राजील वाला, ठीक है। तो सबसे पुराना है हमारे पास ई, सबसे पुराना ई, तो 2 ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 1997, दैट मीन्स क्योटो प्रोटोकॉल ए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास तो आंसर हमारा अभी भी बन गया ए। नेक्स्ट फिर भी आपको सॉल्व करना ही है जहां तक आपको याद है, ठीक है। 2001 का बन गया सी, फिर उसके बाद 2008 दैट इज डी, लास्ट में आ गया बी, मिनामाता कन्वेंशन। सो ई ए सी डी बी, ई ए सी डी बी, ठीक।
चलिए बाकी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है और कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये पता लग जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि ये रिलेशनशिप किसके बीच का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट किसने दिया है कॉन्सेप्ट, इन्वर्टेड यू, साइमन कुजनेट्स ने, ठीक है। नेक्स्ट तो पहले हो गया थर्ड हमारे पास। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इजी था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं वैसे, ब्रेटलैंड कमीशन है 1987 वाला, ठीक। तो ये हो गया 4। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। देखो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स तो कितनी बार आ गया है ना, हार्डिन का जो कॉन्सेप्ट था, और बीच में रह गया हमारे पास इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, दैट इज हार्मन डेली 1। तो 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट तो नहीं लगा, बट फिर भी नेक्स्ट एग्जाम में भी अगर इस टाइप के बनेंगे तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। चलिए अब ये वाले सेशंस हमारे लगभग खत्म है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं और एक पैराग्राफ भी बचा है। बाकी मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट रैंडम किसी वीडियो टॉपिक के साथ, और न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट है और इकोनोमेट्रिक्स है वो जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए कुछ अगर कुछ किसी भी टाइप का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।